नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 पर अपनी रेडियो साथी आरजे विनी के साथ प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा रूप दे वो वैसे बन जाते हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, फूलों के समान होते हैं, और एक बच्चे का ख्याल, उनकी देखरेख बहुत ध्यान रखकर करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते, इसलिए उनकी समस्या को समझना एक माता पिता के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रायगढ़ के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ताराचंद पटेल को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो आज हम आपसे बच्चों के हेल्थ से जुड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। पर उससे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का एक प्रारंभिक जीवन होता है, उसकी शिक्षा होती है, उसकी फैमिली होते हैं। तो सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ताराचंद पटेल हूँ। मैं मूल रूप से सरायपाली तहसील, जो कि जिला महासमुंद में आता है, वहाँ पर का एक गांव है केना के नाम से, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैं वहीं पला बढ़ा हूँ। सरायपाली के पास एक कुटेला, एक मिशनरी स्कूल है, वहाँ 9 to 12 एजुकेशन हुआ है। उसके बाद MBBS की पढ़ाई मेरा बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से हुआ है। और उसके बाद जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन का है वो मैं रायपुर से किया हूँ। उसके बाद रायपुर में ही श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में मैंने 1 साल एज ए विशेषज्ञ चिकित्सक काम किया है। उसके बाद गवर्नमेंट पदस्थापना में जिला चिकित्सालय रायगढ़ में 5.5 साल तक कार्यरत रहा हूँ। वर्तमान में अभी कान्हा हॉस्पिटल रायगढ़ में, जो कि जूट मिल में स्थित है, वहाँ अभी ऑनर के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, मेडिकल में बहुत से फील्ड होते हैं, पर आपने शिशु विशेषज्ञ बनना क्यों चयन किया? क्या खास वजह रही इसकी? मैंने कभी सोचा नहीं कि इस तरह मेरा झुकाव कब से है और क्यों है, लेकिन जैसे अपन MBBS की पढ़ाई करते हैं उस समय हमको सभी विषयों को मूल रूप में, प्रारंभिक रूप में पढ़ने को और समझने को मिलता है। वहाँ पर से ही हम लोगों को कोई ना कोई एक विषय की तरफ थोड़ा सा झुकाव अधिक रहता है, और वहाँ पर ही मैंने अपना झुकाव महसूस किया कि मेरा बच्चों के प्रति ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि जहाँ हमारा झुकाव अधिक है, जहाँ हमारा लगाव ज़्यादा है, और हम उस कार्य क्षेत्र में काम करेंगे आगे, तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये सोच के मैंने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस सोच के साथ मैंने ये ब्रांच चूज किया था। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अभिभावकों के बाद अगर एक बच्चे के जीवन की सुरक्षा का बीड़ा अगर कोई उठाता है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर है। तो सर, कैसे आप नवजात बच्चों का, छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं? बच्चों में एक ये समस्या रहता है कि बच्चे खुद अपने समस्या को नहीं बता पाते हैं। हमको देखना और हमको समझना होता है। खास करके जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, जब तक पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि बच्चे का तबीयत ज़्यादा खराब है, तब तक बहुत देर हो जाता है। तो हम पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप किसी के कहने पे दवा मत लीजिए, फ़ोन पे दवा एडवाइस मत लीजिए। अगर बच्चे में थोड़ा भी आपको तबीयत खराब है, लगता है, दिक्कत लगता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को आप कंसल्ट करिए। क्योंकि हमारे आंखें वही देखती हैं जो हमारे दिमाग पे रहता है ना। सेम बच्चे में पेरेंट्स अलग चीज़ों को देखते हैं, हम अलग चीज़ों को देखते हैं। हम इतने समय का जो पढ़ाई किए हैं, हमको इस फील्ड का एक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे हम उसमें परेशानी को थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। तो ये एक अनुभव और पढ़ाई से आता है कि हम उसको पहचाने कैसे, क्योंकि बच्चे जनरली कुछ बोलते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत अपन को पेरेंट्स से गाइड मिल जाता है जब हम उसको पूछते हैं कि कब से तबीयत खराब है, क्या है, तो उससे एक हमको एक अनुमान हो जाता है कि बच्चे को कितना दिक्कत है बोल के। बाकी चीज़ों को हम देख के और अपने पढ़ाई और अपने अनुभव के आधार पे फिर पहचान के इलाज करते हैं। लेकिन सर, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को अगर थोड़ा सा फीवर है या छींक आ रही या कुछ भी प्रॉब्लम सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो घर में मेडिसिन वो बच्चों को खिला देते हैं। तो सर, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये हो सकता है कि बीमारी अधिक हो और आपने एक बुखार का दवा दिया या उस तकलीफ के लिए कोई भी एक दवा दिया, बच्चे कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन जो उसकी बीमारी है उस समय के साथ शांत ना होकर वो ज़्यादा बढ़े हुए रूप में दिखे, तो उससे उसका नुकसान बच्चे को, पेरेंट्स को और को भी चुकाना पड़ता है, और डॉक्टर को भी बढ़े हुए परेशानी को इलाज करने में ज़्यादा परेशानी होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप खुद से मेडिसिन न लें, डॉक्टरी सलाह के हिसाब से आप मेडिसिन का सेवन कराएं बच्चों को कम से कम।
बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक नवजात शिशु की देखभाल घर पर पेरेंट्स कैसे करें? अक्सर छोटे बच्चे जो है बहुत ज्यादा रोते हैं, तो घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है, और इससे पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे बच्चे मतलब नवजात बच्चे जी, जो अभी का जन्मा हुआ जो नवजात बच्चा है, बच्चे सामान्यतः रोते नहीं हैं। अधिकतर समय बच्चे जो अभी का जन्मा हुआ बच्चा है, वो लोग अगर बच्चा ठीक है तो जनरली 18 से 20 घंटे सोते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, माँ के चलने फिरने से बच्चे के चारों तरफ जो पानी रहता है वो हिलता डुलता रहता है। उसके आवाज़ से बच्चे के लिए म्यूजिक जैसा हो जाता है। उसके हिलने डुलने से बच्चे के लिए झूला जैसा हो जाता है। तो बच्चा दिन में सोते रहता है जी, और रात में जगता है। हम जैसे अभी दिन में जाग रहे हैं, रात में सो रहे हैं, इसके तुलना में उसका जागना सोना उल्टा रहता है। ठीक डिलीवरी से पहले माँ का जो सोने का टाइम रहता है, बच्चा उस समय उठ जाता है, और जनरली इस उम्र के बच्चों में चीज़ों को देख के खेलने का नहीं रहता है, तो बच्चा थोड़ा सा अधिक सामान्य से अधिक रोता है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि बच्चा अधिक रो रहा है, तो आप ये देखिए कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, कहीं उसको ठंड तो नहीं लग गया है, कि बच्चा कहीं लेटरिन तो नहीं कर दिया है, कहीं पेशाब तो नहीं कर दिया है। छोटे बच्चे कई बार लेटरिन बार बार करते रहते हैं कि लेटरिन वेटरिन के रास्ते में बाहर लाल लाल तो नहीं हो गया है। अगर इनमें से भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझने का प्रयास करिए कि कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, कहीं वैसा तो नहीं है जी, है ना। अधिकतर पेरेंट्स हमारे पास इसीलिए रात में लेके आते हैं कि बच्चा अधिक रो रहा है बोल के, जबकि उस उम्र के बच्चे के लिए ये सामान्य होता है। लेकिन अगर बच्चा आप दूध पिला के देख लिए, बच्चे को छू के देख लिए, बुखार नहीं है, ठंड तो नहीं लग रही है, लेटरिन पेशाब तो नहीं किया है, उसके बाद भी अगर बच्चा देर तक रो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। क्योंकि बच्चे को कोई भी परेशानी होता है, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो या किसी भी रूप में परेशानी हो, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने का उसके पास एक ही तरीका रहता है, और वो होता है रोना। तो जब आपको लगता है कि सामान्य से बच्चा अधिक रो रहा है तो आपको आपके फिजिशियन को जाके ज़रूर कंसल्ट करना होगा। तभी बीमारी, अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर को बताए कि परेशानी है और उसका इलाज भी जल्दी होना संभव रहेगा। सर, कहने का मतलब है कि बच्चे का रोना एक सामान्य बात भी हो सकती है और एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सर, अभी जैसे कि गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी के समय में जिन बच्चों का जन्म होता है उनका ख्याल हम कैसे रखें? क्योंकि गर्मी से हम सभी बड़े भी परेशान होते हैं, तो ऐसे में बच्चों का हम ख्याल कैसे रखें कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो? हाँ, सामान्यतः ये होता है कि अपन बच्चे को गर्म कपड़े पहना देते हैं और गर्म कपड़े में ढक के रख देते हैं जी। तो बाहर जहाँ पर हम बच्चे को रखते हैं वहाँ हम पंखा नहीं चलाते हैं, वहाँ हम कूलर नहीं चलाते हैं। बाकी ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को ऐसे वातावरण में रखना है जहाँ पर हमको कंफर्टेबल लगे। जनरली जो 28 से जो 30 डिग्री का तापमान होता है वो बड़े लोगों के लिए भी कंफर्टेबल होता है और बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होता है। अभी गर्मी के समय में बच्चों को इस तापमान के आसपास में रखना चाहिए। उसके लिए आपको कूलर पंखा जो भी चलाना हो चलाइए। डायरेक्ट पंखे के हवा में मत रखिए, दूर रखिए, लेकिन कमरे में हवा का आवागमन होते रहना चाहिए और कमरा ठीक रहना चाहिए। 28-30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सूती कपड़े पहनाइए। सूती कपड़े में ही बच्चे को पकड़ के रखिए। बच्चे के हाथ को अपने हाथ के पीछे हिस्से से छू के देखिए, सामान्य जैसे ही लगना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा लगे ना ज़्यादा गर्म रखे। तो ऐसे तापमान में आप बच्चे को रखिए तो बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा। सर, हम आपसे भी बहुत कुछ जानेंगे, बच्चों की जानकारियाँ, उनके स्वास्थ्य के बारे में। हमारे श्रोता भी आपसे बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। सर, आमतौर पर बच्चों में गर्मियों के दिन में उल्टी होना, दस्त होना, तेज बुखार होना बहुत देखा जाता है, तो इन बीमारियों से बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ऑलरेडी गर्मी के समय में आप बच्चे को ज़्यादा एक्सर्शन होने मत दीजिए, एक्साइटेड होने मत दीजिए। कहीं बाहर बच्चे को भेज भी रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि कपड़े कम पहनाते हैं जी। उसके बजाय आप सूती कपड़ा पहनाइए और बदन को पूरा ढक के रखिए। उससे आप गर्म हवा के प्रभाव से बच्चे को बचा सकते हैं। चाहे उल्टी हो, चाहे बुखार हो, चाहे अभी का दस्त हो रहा हो। ये खान पान से भी संभव है क्योंकि गर्मी में ही जो कीटाणुजन्य जो रोग हैं ज़्यादा होते हैं जो दस्त करवाते हैं। और आपका खाना ठीक से नहीं हो पाया, आपका सोना ठीक से नहीं हो पाया। जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो 2-3 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इन सब का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम उनको एक संतुलित आहार दें, थोड़ा सा हल्का आहार दें, तो बचाया जा सकता है बच्चों को। तो सर, किस प्रकार का आहार हम बच्चों को खिलाएं कि उनका संतुलन सामान्यतः अपन ये एडवाइस करते हैं कि हर घर का खान पान अलग अलग होता है।
तो हम बोलते हैं कि बच्चे को आप अपने घर का खाना खिलाइए, क्योंकि बच्चा रोज उसी खाना को खाता है और उस खाने में एडेप्टेड है। तो ऐसे समय में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप उसको नए चीज़ों को ट्राई करने के लिए मत दीजिए, बाहर के चीज़ों को मत दीजिए। दूषित भी हो सकता है, या उससे बच्चे को पाचन नहीं होने से उल्टी या दस्त भी होने की संभावना अधिक रहता है। तो आप प्रयास करिए कि इस समय में बच्चे को अपने घर का ही खाना पूरे समय में देने का प्रयास करिए। सर, किस उम्र के बच्चों को, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो 6 माह तक ऐसा मतलब बोला जाता है कि सिर्फ माँ का दूध का सेवन कराना चाहिए उनको, तो उनके खान पान का किस उम्र से, किस माह से स्टार्ट करें कि उनका हेल्थ भी बना रहे अच्छा, और क्या क्या खिलाना चाहिए? सामान्यतः किताब के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो किताब बोलता है कि आप 4 माह के बाद बच्चे को बाहर से खान पान चालू कर सकते हैं। बाकी हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट अगर बच्चे का वजन में ठीक बढ़ोतरी हो रहा है, बच्चा माँ का दूध ठीक पी रहा है, तो आप 5 महीने के बाद बच्चे को बाहरी खाना देना चालू करिए। ये एक बहुत क्रिटिकल समय होता है जहाँ बच्चा हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है, मुंह में डालता है, बच्चे का पब्लिक एक्सपोजर होता है, घूमना फिरना चालू करता है, बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ता है लोगों से, और बच्चा बाहर से खान पान चालू करता है। हमको जब हम खाना पीना चालू करते हैं बच्चे को, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम जो खाते हैं बच्चे को वही खिलाएं। अल्टीमेटली हमारा ये रहता है, लेकिन हम शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ों को बताते हैं कि आप इन चीज़ों से शुरुआत करिए। जो भी आप नया चीज़ चालू करते हैं, आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ चखाने का प्रयास मत करिए। आप पहले एक चीज़ दीजिए, उसको रोज़ एक फिक्स समय पे खिलाइए, तो बच्चे को समझ में आएगा कि जो मैं खा रहा हूँ वो क्या है। पेरेंट्स को समझ में आएगा कि मेरा बच्चा किस प्रकार के खाना को ज़्यादा पसंद कर रहा है। और कभी कभार किसी खाना से बच्चे को एलर्जी होता है या कोई और समस्या होती है, शारीरिक समस्या होती है, तो हम उसको पहचान कर पाएंगे कि हाँ, हमने ये एक नया खाना चालू किया था, तो इससे हमारे बच्चे को परेशानी होना चालू हुआ है। तो इसमें अपन जो एडवाइस करते हैं उसमें हम दाल खिचड़ी दे सकते हैं, आलू खिला सकते हैं। अपन अंडा खाते हैं तो अंडा भी इस उम्र से चालू कर सकते हैं। गाय का दूध भी बाहर से अपन दे सकते हैं। दूध में ही रोटी को डुबा के दे सकते हैं। दलिया, हलवा, खीर, सेवई बना के दे सकते हैं। ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, ये सब रोटी दूध में अपन डुबा के दे सकते हैं। कि जैसे अपन फ्रूट्स की बात आती है तो हम इसमें 2 चीज़ें देने के लिए बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि केला दीजिए, इसमें कैलोरी की मात्रा भरपूर रहता है और हर मौसम में ये आसानी से मिल जाता है, और जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो अपन बोलते हैं केला खिलाइए। दूसरा हम बोलते हैं कि एप्पल खिलाइए। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं इनका खान पान ऐसे होता है जिससे लेटरिन का जो मात्रा है, मल का जो मात्रा है वो कम बनता है। तो कई बार बच्चे रोज लेटरिन नहीं करते हैं, उसकी वजह से लेटरिन बहुत टाइट हो जाता है। हमारी ओपीडी में हफ्ता में कम से कम 4-5 बच्चे ऐसे आते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि आप सेव खिलाइए। सेव भी लगभग पूरे साल भर किसी न किसी रूप में मिल जाता है ना। तो इसमें सेव में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, फाइबर रहते हैं, तो उससे बच्चे का जो मल का जो समस्या है, लेटरिन का जो समस्या है, वो कभी भी टाइट होने का समस्या नहीं रहता है और बच्चे को एक बैलेंस फूड मिल जाता है। सर, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि केला खाने से सर्दी हो जाती है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, सर्दी है तब आप केला मत खिलाइए, लेकिन बाकी समय में केला आप खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खिला सकते हैं। सर, नवजात शिशुओं में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो इसके क्या कारण है? हमने देखा है कि बच्चों की स्किन में बहुत सारे रेडनेस, रैसेस या छोटे छोटे पिंपल्स टाइप दाने हो जाते हैं, तो उसका कैसे इलाज करें और इसके कारण क्या होते हैं इन सभी चीजों के होने का? जनरली नवजात बच्चों में इन्फेक्शन कहाँ से होता है, जिसमें जो बच्चे समय से पहले हो गए हैं उन बच्चों में हमारे हाथ से इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा सोर्स होता है जो नाभि का जो नाल रहता है ना, वो क्या खुला एरिया होता है और वो डायरेक्ट खून से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से इनको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि रेसेस के लिए, तो रेसेस तो वैसे तीसरे दिन से लेके 8-10 दिन के बच्चों में सामान्यतया भी ऐसे हो सकता है, रेसेस होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे गर्म कपड़ा पहना दिए हैं तो उसकी वजह से भी इनका चमड़ी बहुत सेंसिटिव होता है, तो आसपास थोड़ा सा रेसेस हो जाते हैं। कई बार बच्चे लेटरिन पेशाब बार बार करते रहते हैं, तो वहाँ का जो एरिया है, वो आसपास का जो एरिया है, वो भी कभी कभी रेड हो जाता है। तो ये सब रीजन है, बाकी वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है। सारे प्रॉब्लम्स नॉर्मल है या? अधिकतर बच्चों में इस तरीके से समस्याएं हैं ये नॉर्मल होते हैं, बस आपको पहचानना है कि इसमें एबनॉर्मल कौन सा है। छोटे बच्चों में दवाइयों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, अधिकतर नॉर्मल चीजें होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बस हमको उसी को पहचानना होता है और दवा कम से कम प्रयोग करते हुए चीजों को ठीक करना होता है। मतलब इससे पेरेंट्स परेशान ना हो, अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो। लेकिन एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है बोल के, है ना, क्योंकि आपको पेरेंट्स तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है बोल के, तो एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर लें। अगर उनका फिजिशियन बोल रहा है कि ठीक है तो तब भी ठीक है,
सर, प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं उनकी सेहत में क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर कुछ कमियां होती हैं तो उसको कैसे दूर किया जाता है, और ऐसे बच्चों की देख रेख कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? प्रीमेच्योर बच्चे उनको बोलते हैं जो समय से पहले हो गए हैं, है ना। इनमें भी अपन इनको अलग अलग वजन के हिसाब से बांटा गया है। जो 1 किलो से छोटे बच्चे हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं, 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक के बच्चे एक कैटेगरी में आते हैं, 1.5 किलो से लेके 1800 ग्राम के बच्चे एक कैटेगरी में आते हैं, और 1800 ग्राम से लेके 2500 से कम के जो बच्चे हैं एक कैटेगरी में आते हैं। बच्चा जितना समय से पहले हुआ है उसके हिसाब से उसके फेफड़े का विकास प्रॉपर सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ है, उसके हिसाब से उसकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जो बच्चा 1.5 किलो से छोटा बच्चा है और समय से काफ़ी पहले हुआ है, सामान्यतः ये बच्चा जो है माँ के दूध को पकड़ के पेट भरने के लायक दूध को नहीं पी पाता है। तो या तो उसको हमको नली से दूध पिलाना होता है या उसको हमको चम्मच से दूध पिलाना होता है। शुरुआत ऐसी करके उसके वजन को बढ़ाना होता है। और इन बच्चों में बाहरी इन्फेक्शन हमारे हाथ से हो, चाहे हम जो कपड़े पहना रहे हों उन सब से हो, इनमें इन्फेक्शन होने की संभावना भी अधिक होते हैं। बच्चे के दिन बढ़ने के साथ में उसका जो मैच्योरिटी बढ़ते जाता है तो ये सब समस्याएं कम होते जाते हैं। दूसरा, जो बच्चे समय से पहले हुए रहते हैं, जैसे हम भूख लग रहा है, हम खाना अगर नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से या नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो वसा जमा रहते हैं उससे हमको एनर्जी मिलना चालू हो जाता है। लेकिन जो बच्चे समय से बहुत पहले हुए रहते हैं, इन बच्चों में जो संचित वसा है उसकी मात्रा बहुत कम रहता है। तो अगर किसी कारण से बच्चे को या तो पेरेंट्स दूध नहीं पिला पा रहे हैं या दूध बच्चा किसी कारण से नहीं पिया है, तो जल्दी से इनमें शुगर का लेवल कम होकर बच्चे को या झटका आ जाएगा, बच्चा सुस्त पड़ जाएगा, या अन्य प्रकार के शारीरिक या मानसिक दिमागी रूप से परेशानी आना चालू हो जाता है। तो अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो इसका ध्यान हमको रखना होता है कि हम उसको समय पे फीड जरूर कराएं, है ना। चाहे चम्मच से हम करा रहे हैं, आपके डॉक्टर जैसे बताएं उसके हिसाब से करा रहे हैं, तो आपको उसको समय पे दूध पिलाना होता है। सर, प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे माता पिता या हमारे दादी परदादा, उन लोग बहुत मान्यता ऐसे रखते थे कि काजल लगाने से बच्चों को नजर नहीं लगती, और उनका ऐसा मानना था कि उसके साथ साथ बच्चों के आंखों में भी बहुत फायदा होता है और खूबसूरती तो बढ़ती है बच्चों की, ऐसा उनका मानना है। तो सर, ये कथन कितना सत्य है? क्या इससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या बच्चों की आंखें इससे सुरक्षित रहती है? जो पुराने रीति रिवाज हैं उनमें से कुछ चीज़ें हमारे साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो अच्छे हैं और कुछ चीज़ें अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ उसमें से बताया कि काजल आंखों में लगाना खूबसूरती को तो बढ़ाता है ना, लेकिन लोगों को लगता है कि रोशनी को ही बढ़ाता है ना। खूबसूरती का तो ठीक है, वो एक परसेप्शन है, बाकी रोशनी बढ़ाने का बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप काजल लगाएंगे तो उससे रोशनी बढ़ेगा। आँख में काजल नहीं लगाना चाहिए, उससे आँख में इन्फेक्शन होने की संभावना रहता है। और अगर आपको काजल लगाना है तो टीका लगाइए। आपको जो रिचुअल्स हैं उनको भी साथ में लेके चलना है ना। तो अगर उसके हिसाब से आप चाह रहे हैं तो आप एक टीका लगा लीजिए भले ही, लेकिन आँख में काजल बिल्कुल भी मत लगाइए। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, है ना। तो अपन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान नहीं करते हैं तो उनको हम एज इट इज़ रहन देते हैं, और ऐसी चीज़ें नुकसान करते हैं हम उनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है बोल के। जैसे ये है कि डिलीवरी के बाद कहीं पर भी, जैसे चाहे मेरे घर हो चाहे आपका घर हो, जनरली हम यहाँ पर जहाँ जिस जगह में रहते हैं, जो दूध पिलाने वाली माँ है उसको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्शन रहता है। हमारे घर से ये चीज़ें आया है, तो ये चीज़ सही नहीं है। जो माँ दूध पिलाती है उसको अपने लिए भी खाना खाना होता है, और हम मेडिकल भाषाएं पढ़ें तो 550 जो कैलोरी ऊर्जा एक्स्ट्रा उसको लेना होता है ताकि बच्चे को लिए भी वो हो जाए और दूध पर्याप्त मात्रा में उसको हो मिल सके। सर, मतलब माता जो खान पान करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। हाँ, हम माँ को खाने पीने में उतना भी नहीं दे रहे हैं जितना वो अपने शरीर के लिए ज़रूरी है जी। लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए 550 कैलोरी कम से कम एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए इसके लिए हम इनको बोलते हैं कि आप खाने पीने में कोई परहेज मत करिए, आप 2 बार नाश्ता करिए, 2 बार खाना खाइए, जो ही मिठाई पसंद हो घर में मंगा के रखिए, बना के रखिए, खाइए। आप दूध सुबह शाम लीजिए। बच्चा अभी रात में जगेगा, दिन में सोएगा, आपका रात में नींद पूरा नहीं होगा, तो दिन के समय में आप आधा से 1 घंटा सोइए। पानी सामान्य पीजिए। पहले हमारे जब हम छोटे थे शायद, तब हमारे घर में जो पानी आया करता था, कहीं कुआं से आ रहा है, कहीं नदी नाले से आ रहा है, कहीं तालाब से आ रहा है, तो जो माँ बच्चे को दूध पिलाती थी उनको अपन बोलते थे कि इनको गर्म पानी दो। उसका पर्पस ये था कि हम पानी को साफ पानी देना चाहते थे उनको। लेकिन अभी के समय में अगर देखते हैं
अगर हम आपको गर्म पानी देने के लिए पीने के लिए बोलते हैं तो केवल पानी का टेस्ट बदल जाने से माँ जितना पानी पीना है उतना भी नहीं पीती है, उससे दूध की मात्रा कम हो जाता है। और आज के तारीख में लगभग सभी घर में साफ पानी आता है, तो अपन पानी को गर्म करने के लिए पीने के लिए नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर कुआं से तालाब से कहीं से आ रहा है आप गर्म जरूर करिएगा, लेकिन अगर आपके घर में साफ पानी ऑलरेडी आ रहा है तो आप उसको वैसे की वैसे माँ को पीने दीजिए, यानी कि नॉर्मल पानी हम सेवन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें और बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जैसे ये है कि पहला बच्चा जो है बोलते हैं कि मायके में होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि शादी हुआ रहता है, फिर 1 साल 1.5 साल बाद पहला बच्चा होता है, तो वो जो महिला है अपने ससुराल में सब लोगों से उतना एडजस्ट नहीं हो पाए रहती है, और पहला बच्चा हो जाता है, वहाँ बहुत सारा अपना पर्सनल चीज़ों को उसको एडजस्ट करना होता है, तो नहीं कर पाती है, खान पान से लेकर सभी चीज़ों में। तो ये चीज़ सही है, अच्छा है कि भाई पहला बच्चा उसके अगर मायके में हो रहा है, जहाँ से वो पली बढ़ी है, उस जगह को अच्छे से समझती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमको ऐसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, ये अच्छा है, आप करिए ऐसा ऐसे। डॉक्टर साहब, प्राचीन समय से ही हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं कि मालिश एक बच्चे के जीवन के लिए अहम भूमिका निभाती है, ऐसा सब मानते हैं। और बच्चे की हड्डी बहुत नाजुक होती है, तो मालिश एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है? मालिश होना चाहिए, ठीक है वो। बाकी कई बार अपन ये देखते हैं कि मालिश करते समय में बच्चे का जो कॉलर बोन जिसको बोलते हैं क्लेविकल, या फिर जो ये बाह की जो हड्डी है, ये मालिश के समय भी कई बार टूट जाती है। तो आप इतना ऐसे मालिश मत करिए जिससे बच्चे को नुकसान हो। आपको मालिश करना है, आप एक नारियल तेल लगाइए। नारियल तेल सबसे मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उससे स्किन चमड़ी संबंधी कोई परेशानी नहीं होता है। और हम ये बोलते हैं कि मालिश बच्चे की माँ करे। माँ के मालिश करने से कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है, और हमारी किताबें में भी ऐसे बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि माँ मालिश करे, क्योंकि माँ कभी भी बच्चे को इतना मालिश नहीं करेगी कि उसको हर्ट हो, वो जस्ट इतना मालिश करेगी कि बच्चे के लिए व्यायाम जैसे होगा, तो बच्चे को नींद अच्छा आएगा और आखिरकार उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। तो मालिश का एक पॉजिटिव रिस्पांस बच्चे में ये है कि उसका शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से होता है। हम उस समय तेल लगाते हैं, हम नारियल तेल लगाएं, वो तेल एब्जॉर्ब होके बच्चे को एनर्जी भी मिलता है, तो ये ओवरऑल फ़ायदेमंद है। लेकिन हमको संभल के करना चाहिए ताकि उससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। जैसे कई बार हमारे पास आते हैं कि पेट को दबा के घुमा के मालिश करते हैं लोग, उससे हमारे अंतड़ियों में बहुत सारे एक साथ छेद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस आते हैं, ये बहुत अनकॉमन भी नहीं है। तो पेट को दबा के घुमा के बहुत ज़्यादा मालिश हमको नहीं करना चाहिए। सर, एक छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं, सिर की मालिश भी बहुत लोग करते हैं, वहाँ पे तेल की थपकियाँ देते हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? नहीं, उसमें कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। सिर की हड्डियाँ अलग अलग बनते हैं और आगे चल के वो जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो सिर का विकास है, दिमाग का विकास है, लगभग 90% शुरू के 2 साल में हो जाता है। अगर सिर की हड्डियाँ पहले ही जुड़ जाएंगे तो हमारे दिमाग के विकास के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सिर की हड्डियाँ अलग अलग बनते हैं और बीच में हमारा एक खुला जगह रहता है जहाँ पर मुलायम रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर अलग से मालिश करना या तेल लगाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, और एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट उस पे नहीं है। नहीं लगाने से भी चलेगा? हाँ, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट उस पे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो सकती बच्चे? नहीं, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट भी नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर, जो बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत से बच्चों को NICU में रखा जाता है, तो उनको क्यों रखा जाता है? इसकी क्या खास वजह होती है? क्या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उनको तब रखते हैं, या उनको ऐसी मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है? नहीं, किसी भी बच्चे को ऑब्जर्वेशन के लिए तभी रखा जाता है जब हमको उसमें कुछ परेशानियां या तो दिखती हैं या होने की आगे संभावना दिखता है। सामान्य बच्चे को जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है वहाँ पर नहीं रखा जाता है। सामान्य बच्चे को डिलीवरी के तुरंत बाद माँ के पास दिया जाता है, चाहे बच्चे में किसी भी तरीके से बच्चा समय से पहले हो गया हो, डिलीवरी के समय कुछ परेशानी हुआ हो, या अन्य कोई जन्मजात कुछ परेशानी हो बच्चे को, तो ऐसे ही बच्चों को NICU में रखा जाता है जिनको डॉक्टरी निगरानी का विशेष देख रेख की जरूरत पड़ती है। सामान्य बच्चों को NICU में नहीं रखा जाता है। सर, बच्चों के लिए टीका लगवाना कितना जरूरी है? हर वर्ग के बच्चों के लिए, हर माह के बच्चों के लिए अलग अलग जैसे कि टीका होता है, तो वो उनके लिए कितना जरूरी है? क्या अगर हम टीका नहीं भी लगवाते हैं तो इससे बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? सही बोला जाए तो एक टीका, जैसे अभी कोविड के समय हम सब टीका से भली भांति अवगत हो चुके हैं। टीका एक ऐसा गिफ्ट है जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को देना चाहिए। अगर आप एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और पूरे भविष्य में जिंदगी भर के लिए
किसी बीमारी के होने से बचा पा रहे हैं तो आपके लिए, आपके बच्चे को देने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। सही रूप में तो ये है, बहुत ज्यादा जरूरी तो टीका लगवाना, जो भी टीका उपलब्ध है उसको सही समय पे लगवाएं, और ये आपके बच्चे के लिए गिफ्ट है समझ के लगवाएं, जिंदगी भर के लिए सुरक्षा चक्र है समझ के लगाएं, और ये लगवाना ही चाहिए आप लोगों को। जन्म के समय जैसे हम टीका लगाते हैं तो एक BCG का टीका लगाते हैं जो टीबी की बीमारी से बचाव करता है, एक हेपेटाइटिस B का टीका लगाते हैं, पोलियो का ड्रॉप देते हैं। इसके बाद 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह में हम DPT जो 3 बीमारियों के लिए होता है ना, इसका टीका लगाते हैं। हीब करके आता है, वो भी एक बीमारी के लिए होता है। हेपेटाइटिस B का लगाते हैं। निमोनिया का टीका आता है जो कि 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह में लगता है, उसको लगाते हैं। एक रोटा वायरस का पिलाने का ड्रॉप आता है जो 6 माह से लेके जो 2 साल के बच्चों में दस्त होता है उससे बचाव करता है, तो उसको दिया जाता है। इसके बाद अगर अपन आते हैं 6 माह की उम्र में, 6 माह के उम्र में इन्फ्लुएंजा, जैसे अभी कोविड आया वैसे स्वाइन फ्लू करके आता है, बीच में नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, तो उससे बचाव के लिए वो टीका रहता है। तो उसका 2 खुराक लगता है, एक 6 माह में लगता है, एक 7 माह में लगता है। 9 माह में हम लगाते हैं मिजल्स, मम्स, रुबेला, ये 3 बीमारियों के लिए रहते हैं। 9 से लेकर 12 माह के बीच में टाइफाइड का एक पहला खुराक लगता है। 12 माह के उम्र में हेपेटाइटिस A, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो आप सुनते होंगे कि वहाँ स्कूल में इतने सारे बच्चों को एक साथ पीलिया हो गया बोल के, तो उससे बचाव के लिए रहता है। इसके बाद हम आते हैं 15 महीने में, तो 15 महीने में जो निमोनिया का टीका लगा होता है उधर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 4.5 महीने, उसका एक बूस्टर डोज लगता है। इसी के साथ साथ MMR जो 9 महीने में लगा होता है उसका एक बूस्टर डोज लगता है। और वेरिसेला का एक जो चिकन पॉक्स बोलते हैं अपन, है ना, माता जिसको बोलते हैं आम भाषा में, है ना, उसके बचाव के लिए टीका लगता है। इसके बाद 18 महीने के उम्र में जो DPT है और पोलियो का ड्रॉप जो पहले लगा होता है उसका एक बूस्टर डोज लगता है। इसके बाद आते हैं अपन तो 2 साल के उम्र में टाइफाइड का टीका जो 9 से लेके 12 महीने में पहला खुराक लगा होता है उसी का दूसरा खुराक लगता है। इसके बाद 5 साल के उम्र में DPT का और पोलियो का बूस्टर डोज लगता है। फिर आते हैं अपन 9 साल से लेके 10 साल के बीच में, अगर लड़का है तो उसको केवल टिटनस का इंजेक्शन लगता है, लेकिन अगर लड़की है तो इस उम्र में 9 से लेके 14 साल के उम्र में महिलाओं में आगे चल के जो बच्चेदानी के नीचे हिस्से में एक वायरस की वजह से कैंसर होता है, जनरली 35-40 साल के ऊपर की महिलाओं में होता है, तो उसके बचाव के लिए एक टीका आता है। तो उसको भी अपन 9 से लेके 14 साल के बीच में 6 माह के अंतराल में 2 खुराक रहता है, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो इतने टीके जनरली हमारे जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है आज के तारीख पे, है ना। इसमें से बहुत सारे टीके हैं जो हमारे सरकार के द्वारा, जो हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ उपलब्ध हैं। कुछ ही टीके हैं जो वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसको आप बाहर से सक्षम है तो लगा सकते हैं, प्राइवेट संस्था में लगवा सकते हैं इसको। सर, टीका क्या किसी निर्धारित समय में ही लगवाना जरूरी है? अगर कभी कोई टीका अगर छूट जाता है तो उससे कोई समस्या होगी या हम उसे दोबारा किसी दूसरे मंथ में लगा सकते हैं? आपको जब भी ऐसे महसूस होता है कि आपका ये टीका छूट गया है तो आप इमीडिएट कंसल्ट करिए, पेशेंट को बताइए। कुछ टीके हैं जो एक समयावधि में लगना जरूरी होता है, उसके बाद हम उनको नहीं लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे टीके हैं जो समय निकलने के कुछ समय के बाद तक भी उनको लगाया जा सकता है। तो शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, वो बच्चे कौन सा टीका छूटा है उसके हिसाब से आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देंगे। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि बच्चों में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलती है, इसके कारण इनकी मृत्यु की दर कभी कभी बढ़ भी जाती है, तो वो कौन से संक्रामक बीमारियां और इनका क्या इलाज है? सबसे जो संक्रामक बीमारियों में से उल्टी दस्त है जो बच्चों में पूरे साल बच्चों को परेशान करता रहता है। उनमें से जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, है ना, उसमें जो उल्टी दस्त होता है वो मौसम में परिवर्तन की वजह से होता है कई बार, और वायरल होता है, तो उसको बचाना थोड़ा कठिन रहता है। लेकिन जो बड़े बच्चों में होता है उसको हम आसानी से बचा सकते हैं। साफ खाना खिला के, घर का खाना खिला के, बाहर का खाना मत खिलाइए, उससे हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे संक्रामक बीमारियों में से टीबी का है, ठीक है, तो उससे हम उसको जल्दी से पहचान के, अगर घर में बड़ों को है तो हम उसको जल्दी से पहचानें और उनको हम दवा दे के बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में हर फैमिली मेंबर से घुल मिल के रहते हैं, और किसी को भी चाहे घर परिवार में आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हो जाता है। तो अगर परिवार में बड़े लोगों को ऐसे कोई भी, चाहे कॉमन कोल्ड भी हो, सर्दी खांसी सिंपल क्यों ना हो, अगर है
तो आप अपने आप को थोड़ा सा बच्चों से दूर रखिए, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। जी सर, कोरोना ने पूरी दुनिया में जिस तरह से लहर का प्रकोप जारी किया है, इससे सभी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर वायरस से बच्चे संक्रमित हो जाएंगे तो उस संक्रमण से बच्चे कैसे लड़ पाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समस्या अभी तक टली नहीं है, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे बच्चे स्वस्थ रहे? आप उनको, हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपने घर का खाना दीजिए, बाहर के फूड से बचाइए उनको। और जैसे कोरोना जैसे महामारी है तो इससे तो बचाना बहुत कठिन काम है। इससे जो डिस्टेंस है और बाकी सब चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं इसको कि हम उससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन बच्चों में केवल कोरोना को ही नहीं, अगर बाकी चीज़ों से भी आपको बचाना है तो बेस्ट ये है कि आप बच्चे को हर खाना अपने घर में तैयार करके दीजिए। तो उससे आप कम से कम जो शुरू के 2 साल के हैं, जब बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उसके बाद अगला पड़ाव होता है हमारा 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चा। तो 5 साल तक के बच्चों को कम से कम आप अपने घर का ही खाना खिलाइए, तो उतने से ही आप काफ़ी बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सर, छोटे बच्चों के जब दांत विकसित होते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि उस वजह से दस्त भी उनको होता है, तो बहुत सारी परेशानियों से बच्चे जूझ रहे होते हैं। तो सर, उनका क्या इलाज है, कैसे उनका बचाव हम कर सकते हैं? जो दांत आने का जो शुरुआत, जो हमारे टेम्परेरी जो दांत आने का जो समय है, वो 6 महीने के बाद दांत आना चालू होता है। जनरली यही उम्र भी है जब बच्चे बाहरी वातावरण से परिचित होना चालू होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बाहर से हम इनको खाना पीना चालू करते हैं। इस समय हमारे लार की मात्रा अधिक आता है, बच्चों के लार गिरने लगता है, बच्चा हर चीज़ को अपने हाथ में छूना चाहता है और छू के मुंह में डालना चाहता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ताकि हम उसको बाहर से खाना खिलाना चालू करें। ये इसके लिए है एक्चुअली। लार में तो शुगर की मात्रा अधिक होता है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने से, पूरी तरीके से वापस शरीर में नहीं जाने से उसका कुछ हिस्सा लेटरिन में बाहर निकलता है। उस लेटरिन का मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दांत आने के समय अगर पहले बच्चा दिन में 1 बार या 2 बार लेटरिन कर रहा है, तो दांत आने के समय में बच्चा 3 बार या 4 बार लेटरिन कर सकता है। लेकिन क्योंकि यही एक उम्र है जहाँ बच्चों को उल्टी दस्त होने की संभावना भी अधिक रहती है, तो बच्चों को कुछ भी होने से पेरेंट्स को ये लगता है कि सभी चीज़ें बच्चे के दांत आने की वजह से हो रहा है। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत आने से कोई विशेष परेशानी बच्चों में नहीं होता है। केवल जो सामान्य दिनों में लेटरिन हो रहा है वो 1-2 बार एक्स्ट्रा हो सकता है। बच्चा दांत को बार बार चबाने का प्रयास करता है, वहाँ तो इरिटेशन होता है, उससे लार की मात्रा और बढ़ जाता है, तो लेटरिन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इससे कहीं बुखार नहीं आएगा, इससे कभी उल्टी नहीं होगा, इससे कभी लेटरिन में खून नहीं जाएगा, इससे बच्चा कभी सुस्त नहीं पड़ेगा। तो आप इस सब चीज़ों से उसको पहचान सकते हैं कि ये दांत आने की वजह से है या फिर जो अभी बच्चों में जो उल्टी दस्त हो रहा है उसका है बोल के। तो छोटे बच्चे अधिकतर उल्टी करते हैं, तो वो फीडिंग ज़्यादा करने से होता है या उसका और क्या कारण हो सकता है कि बच्चे उल्टी करते हैं? अच्छा, जो शुरू में जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, अगर अपन जब हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बच्चे को पकड़ने का और बच्चे के मुंह को माँ के दूध से लगाने का, फीडिंग पोजीशन और फीडिंग के अटैचमेंट, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। और हम सारे चीज़ों को पूरा करते हुए बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो दूध पीने के साथ में बच्चा हवा की कम से कम मात्रा अंदर लेगा। उसके बाद भी अगर अपन को लगता है कि थोड़ा बहुत हवा अंदर लिया है, तो आप दूध पिलाने के बाद बच्चे को 5-10 मिनट कंधे पे रखिए, चाहे कंधे पे रखना हो या ना हो। दूध पिलाने के बाद शुरू में आधा से 1 घंटे तक बच्चे के सिर को थोड़ा सा ऊंचा रख के, सिर गर्दन कंधा थोड़ा सा ऊंचा रखिए और बाएं तरफ हल्का सा करवट दिला के रखिए, शुरू में आधा से 1 घंटे तक जी। तो उससे दूध के साथ जो थोड़ा बहुत हवा जाए रहेगा वो बाहर आ जाएगा और दूध को भी नहीं निकालेगा। और मान लो थोड़ा बहुत दूध निकालता भी है तो मुंह से वो थोड़ा बहुत निकल सकता है। इन जनरल हम ये बोलते हैं कि अगर दिन में 1 बार उल्टी कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार उल्टी कर रहा है तो आपको फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां भी ऐसे होती हैं जिसमें हर बार दूध पीने के बाद थोड़ा सा उल्टी कर देता है बच्चा। और इसमें से कुछ दिक्कतें ऐसे हैं जो 1 माह 1.5 माह के बच्चों में शुरुआत होते हैं। तो उल्टी या तो सामान्य चीज़ भी हो सकता है, बच्चा अगर 1 बार निकाल रहा है 24 घंटे में, लेकिन आप अगर ठीक तरीके से पोजीशन दिला रहे हैं, ठीक तरीके से उसका फीडिंग का अटैचमेंट है, दूध पिलाने के बाद कंधे पे ठीक से रख रहे हैं, सुलाने पे सिर गर्दन कंधा को ऊंचा रख के बाएं तरफ करवट दिला के सुला रहे हैं, उसके बाद भी आपका बच्चा अगर दिन में कई बार उल्टी कर रहा है तो आपके ये परेशानी का कारण हो सकता है और आप फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करिए।
छोटे बच्चे जो होते हैं हिचकियां बहुत लेते हैं, तो हम बड़े तो जब हिचकी आते हैं तो पानी पी लेते हैं, ऐसा लोग कहते भी कि पानी पी लो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे जो नवजात है जिनको हम पानी नहीं पिला सकते, उनकी समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? सामान्यतः हिचकी आना, जम्हाई लेना, अंगड़ाई लेना जनरली ये स्वस्थ बच्चे का संकेत है। हिचकी कुछ ही गंभीर बीमारियों का भी संकेत है हालांकि, लेकिन जनरली जो हिचकी आते हैं इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं रहता है जी। अगर हम जैसे इसके पहले अपन बात किए दूध पिलाने के समय बच्चे को कैसे पकड़ना है, माँ के दूध से कैसे लगाना है, उसके बाद कैसे सुलाना है, अगर हम इतने चीज़ों को करते हैं तो बच्चे में हिचकी कम से कम आएगा। इसके बाद भी अगर हिचकी आ रहा है तो आप बच्चे को कंधे पे पकड़ लिए थोड़ी देर के लिए, हिचकी बंद हो जाएगा, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मतलब हिचकी आना एक आम बात हो सकती है। आम बात भी है और गंभीर समस्या भी हो सकती है। बाकी जनरली जो हिचकी आते हैं उसमें गंभीर समस्या नहीं रहती है, छोटे बच्चों के लिए खास करके। सर आजकल बहुत सी महिलाओं में ये समस्या हो रही है कि फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, दूध नहीं आ रहा है माताओं में, तो बच्चों को हम पाउडर दूध पिलाते हैं जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो सर वो बच्चे की सेहत के लिए कितना अच्छा है? माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं है वो। किसी कारण से अगर माँ का दूध नहीं हो पाता है या हम नहीं दे पाते हैं तभी हमको उसको देना है जी। अगर हम माँ के दूध को स्टेबलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डिलीवरी के तुरंत बाद, जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर सामान्य डिलीवरी है तो डिलीवरी के आधा घंटे के अंदर आप पहला दूध पिलाइए, और अगर ऑपरेशन से हुआ है तो डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर आप पहला दूध एक बार पिलाइए जी। तो उससे एक तो जो शुरू के जो माँ का दूध 3 दिन का दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उससे बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में डेवलप होते हैं और वो हमारे ज़िंदगी भर के लिए काम आते हैं। शुरुआत में अगर हम दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो माँ और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होता है जी। और माँ को दूध आना भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो शुरू में 3 दिन दूध आता है वो कम मात्रा में आता है और वो अलग दूध होता है। सामान्य भाषा में अगर अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है सामान्य भाषा में, तो वो निचोड़ के कई बार देखते हैं लोग, उनको लगता है कि इसमें दूध नहीं आ रहा है, तो उसे माँ को स्ट्रेस होता है कि मेरे दूध नहीं आ रहा है और धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से दूध आना कम हो जाता है। यानी कि स्ट्रेस तो शुरू के जो 3 दिन का जो दूध है वो अलग होता है। आप निचोड़ के देखना चाहेंगे तो उसमें दूध नहीं आएगा, है ना, लेकिन बच्चा जब दूध पीता है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में दूध आता है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो मुंह से कुछ पीते नहीं रहता है, उसको नाभि के नाल से सभी चीज़ें मिल जाते हैं, इसीलिए बच्चे का जो खाना का थैली है बहुत छोटा रहता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है दूध पीना चालू करता है तो पहले दिन थोड़ा थैली फैलता है, दूसरे दिन थोड़ा सा और फैलता है, तीसरे दिन और फैलता है, मतलब उसका खुराक बढ़ते जाता है। तो माँ का दूध उसी के हिसाब से बढ़ते जाता है और चौथे 5वें दिन से अपने पूरे जितना फैलना होता है उतना फैल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि चौथे 5वें दिन से माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में आना चालू हो जाता है। इसके लिए पहला चीज़ है कि आप सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उसको माँ का दूध पिलाने का प्रयास करिए। तो सर जो पाउडर वाले दूध होते हैं वो बच्चों की सेहत के लिए कितना लाभकारी होता है या किसी प्रकार की कोई हानि? हानि तो हम नहीं कर सकते। माँ के दूध किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो हमको बच्चे को कुछ ना कुछ देना होता है बाहर से, ठीक है। और जितने भी तरीके से फार्मूला मिल्क आते हैं इसको टेक्निकली माँ के दूध जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ उसमें बच्चे के शारीरिक विकास के लिए भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें आज के दिन में दिया जाता है, तो वो नुकसान तो नहीं करेगा करने को, लेकिन माँ के दूध के बराबरी कभी वो नहीं कर सकता है जी। सर क्या छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को गाय का दूध का सेवन हम करा सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे बेस्ट है माँ का दूध। दूसरा हम देखते हैं जो टेक्निकली माँ के दूध जैसा बनाने का प्रयास किया गया है, फार्मूला मिल्क। तीसरा आप बोल रहे हैं गाय का दूध। गाय का दूध काफ के लिए है, मतलब गाय के बच्चे के लिए गाय का दूध है। उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, उसमें जो बाकी चीज़ों की मात्रा है ना, ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है सही। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट्स हैं जो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास खुद का गाय रखा हुआ है, लेकिन उनको अगर हम दूध पाउडर परचेस करने के लिए बोलते हैं तो उस फैमिली के लिए हो सकता है कि वो बर्डन हो और आगे चल के उसको ना खरीद सकें। तो हम फैमिली को असेस करके, अगर उनके लिए दूध पाउडर खरीदना ज़्यादा कठिन काम है और घर में गाय है तो अपन कई बार बोलते हैं कि आप गाय का दूध दीजिए बोल के। बाकी बेस्ट माँ का दूध है, और इसी क्रम में अगर सेकंड में देखते हैं तो फार्मूला मिल्क है, और तीसरे में गाय का दूध है जो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभार अपन इनको एडवाइस करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारियां प्रदान की छोटे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए, कि वो उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का गेस्ट ऑफ द डे और आज के प्रोग्राम में हमने हमारे खास मेहमान डॉक्टर ताराचंद पटेल से बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां हासिल की। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की जानकारियां आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, ये था प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का और इसका संचालन किया आपकी दोस्त आरजे विनी ने, यानी कि मैंने, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि हम मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहेगा।